Hey everyone, this is Swati, your English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको फ्री एजुकेशन, चाहे हम किंडरगार्टन की बात करें या क्लास 12th की. So basically, a platform जहां पे आपको पूरा कंटेंट मिलता है हर सब्जेक्ट का, हर क्लास का, that too from the best of the teachers, and you don't have to pay a penny for it. Isn't that amazing? Not only it is limited to school education, इसमें अब आप IIT Z की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, या आप जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज जैसे कि स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू जस्ट हैव टू स्टडी. मेक श्योर कि ये सारे वीडियोस आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से देखें. और अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ Class 9th English Magnet Brain Sample Paper Solution, and this here is paper 4. So we have already completed 3 papers, which basically means that we have done some roughly around how many passages? So passages की बात करें तो we have already completed 6 passages, and then we have got 6 other passages and lots of questions. यहाँ हो रही है आपकी बहुत ही धुआंधार प्रैक्टिस. ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव गॉट अ पेन एंड नोट पैड, और आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहाँ बैठें. मस्ती मजाक करने के लिए तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर हियर मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे आप अपनी आँखों को भी तकलीफ दे रहे हो. आप बैठ रहे हो एक जगह, पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो, तो सिर्फ पढ़ाई करना. ठीक है. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ. चानी मैम, शी हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड previous year के question paper. Also she has completed NCERT solution. So here I am taking this ahead and making sure कि आपकी practice बहुत अच्छी हो, क्योंकि एग्जाम्स सर पे हैं. So sample paper पे जो है वो हम स्टार्ट करते हैं. So ये जो आपका सैम्पल पेपर है, क्योंकि अब आप 10th में जाने वाले हो, तो पूरा जो आपका फॉर्मेट है वो 10th के स्टाइल में बनाया गया है. जो टाइम आपको दिया जाएगा दैट वुड बी 3 hours. आपका पेपर होगा 80 मार्क्स का. देन you will be given 15 minutes where you will have to read the question paper. Do not start answering the paper because this time is very crucial. आपको इसमें ये decide करना है कि आप किस section से start करना चाहोगे. So here you have got 3 sections. Section A would be your reading comprehension, section B would be grammar and writing, and section C would be literature. So if you feel like after reading the paper, if you feel कि literature आपका बहुत strong है, ऐसे क्वेश्चंस आए जो आपके बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं, देन स्टार्ट विद द लिटरेचर सेक्शन. इफ़ यू फील कि रीडिंग पैसेज बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, स्टार्ट विद दैट. और इफ़ यू फील कि नहीं, ग्रामर तो मुझे जो लेटर राइटिंग है या आपका जो डायरी राइटिंग है वो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, देन स्टार्ट विद दैट. सो मेक श्योर दैट ये जो फर्स्ट 15 मिनट्स है ना, इसको आप बहुत सही तरीके से यूज़ करो. ओके. Now let's start with section A, and we have got the first passage right in front of us. Selfie is the latest fad among people, especially the younger generation. Whether you are at the railway station, at a restaurant, in a park or any other place, you would come across youngsters clicking pictures of themselves, which are more commonly known as selfies. So selfie is the latest fad among people. मतलब this is the latest high, right? Selfies, हर कोई जो है सिर्फ सेल्फी ही ले रहा होता है, और ये स्पेशली यंग जनरेशन के बीच में बहुत ज़्यादा हिट है. आप रेलवे स्टेशन पे हो, रेस्टोरेंट में हो, पार्क में हो, या किसी भी प्लेस पे हो, आप देखोगे यंगस्टर्स दे आर क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ देमसेल्व्स व्हिच आर मोर कॉमनली नोन एज सेल्फीज. Though these selfies are good for a person's Facebook post. अब ये जो, अगर आप इसको Instagram या Facebook पे अगर पोस्ट करना चाहते हो, so this is absolutely okay. But there have been several instances where selfie-obsessed youngsters have severely injured themselves or even met their death while trying to take a selfie. लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पे जो सेल्फी ऑब्सेस्ड यंगस्टर्स होते हैं, उन्होंने अपने आप को बहुत बुरी तरीके से इंजर किया है, अपने आप को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुँचाई है, और इवन दे हैव मेट विद देयर डेथ, या उनकी मौत भी हो चुकी है वाइल जस्ट ट्राइंग टू टेक अ सेल्फी. जैसे कि कोई माउंटेन पीक पे सेल्फी ले रहे हैं, या उन्हें रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से उतरते हुए सेल्फी लेना है. देयर आर सम क्रेजी थिंग्स दैट पीपल डू. Oblivious of the surroundings. What is the meaning of oblivious? Oblivious means unknown. So oblivious of the surroundings, people have fallen to their death or have been run over by vehicles while in the process of taking a selfie. क्योंकि उन्हें अपने सराउंडिंग्स का ख्याल नहीं होता, तो या तो उनकी मौत हो जाती है या कुचले जाते हैं वो व्हीकल्स से. Some individuals have even gone a step ahead and attempted to take a selfie at dangerous places or in difficult positions
thereby meeting a gory end. सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं उन्होंने और ही महान काम किया है, मतलब दे हैव ट्राई टू टेक सेल्फीज एट वेरी डिफिकल्ट पोजीशंस. जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से उतरते हुए, बस से जंप करते हुए, और समथिंग दैट हैज़ लिटरली लेड टू रियली डिफिकल्ट सिचुएशंस फॉर देम. In fact, such is the craze for selfies in India and the accident rate is so high that a new research has stated that India has the highest number of selfie related deaths in the world. मतलब क्रेज जो है सेल्फीज का इतना ज़्यादा है, उसका एक्सीडेंट रेट इतना हाई है कि अभी अभी रिसर्च हुआ था जिसमें ये रिपोर्ट आई है कि इंडिया में सेल्फी के कारण डेथ्स होने वाली इंडिया जो है टॉप कंट्री है. द स्टडी मेंटेन्ड दैट from March 2014 to September 2016, a whopping 60% of the selfie deaths took place in India. So ये जो स्टडी हुई थी, जो रिसर्च हुई थी, उसमें ये पता चला है कि मार्च 2014 से सितंबर 2016 में 60% डेथ्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हुई हैं सेल्फीज की वजह से. द स्टडी विच हैज़ बीन टाइटल्ड मी माई सेल्फ एंड माई किल्फी इंस्टेड ऑफ सेल्फीज, क्योंकि सेल्फी से पीपल आर गेटिंग किल्ड, उन्होंने नाम दिया है किल्फी, कैरेक्टराइजिंग एंड प्रिवेंटिंग सेल्फी डेथ्स. तो ये इस स्टडी का नाम है. has estimated that of the 127 selfie deaths that took place across the globe. तो ये जो है स्टडी का नाम क्या है, मी माई सेल्फ एंड माई किल्फी कैरेक्टराइजिंग एंड प्रिवेंटिंग सेल्फी डेथ्स. सो इसने एस्टिमेट किया है कि अराउंड 127 सेल्फी डेथ्स जो पूरे वर्ल्ड में हुई हैं, उसमें से 76 सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हुई हैं. इन कॉन्ट्रास्ट पाकिस्तान रिपोर्टेड जस्ट 9 डेथ्स. पाकिस्तान में देयर वर ओनली 9 डेथ्स, while both the US and Russia witnessed 8 and 6 deaths respectively. US and Russia में भी नंबर बहुत कम था. The authors of the study hope that their study will serve as a warning for the people and would inspire new technology that could warn selfie takers when they are in risky zones. So ये जो स्टडी के जो ऑथर्स हैं, जिन्होंने ये स्टडी पूरी जो है क्रिएट करी है, वो इस स्टडी के रिजल्ट से ये एक तरीके से वार्निंग देना चाहते हैं लोगों को दैट यू शुड लुक एट द नंबर विच मीन्स समथिंग इज़ नॉट गोइंग राइट. और वो चाहते हैं कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो जिससे अगर आप सेल्फी ले रहे हो और अगर आप कोई बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में हो, डेंजरस जोन में हो, तो आपको इंटीमेट किया जा सके. Next is, in fact, it is young men who are more prone to undertake dangerous selfies. That it is the young men. जो young men, when I say, we are talking about the youth, right? जो कि dangerous selfies लेने में ज़्यादा उत्सुक होते हैं. The report has analyzed a large number of selfies posted on Twitter and come to the conclusion that 13% of these were taken in dangerous situations. सो ये जो रिपोर्ट है, इसने क्या एनालाइज किया है कि जो मैक्सिमम सेल्फीज़ हैं जो कि ट्विटर पे पोस्ट हुई हैं, एंड कम टू द कंक्लूजन दैट 13% ये जो सेल्फीज़ थी ये डेंजरस सिचुएशन में ली गई हैं जहाँ पे बहुत ही हजार्डस इफेक्ट्स हो सकते थे. अलार्मिंगली अ मेजॉरिटी ऑफ दीज वर यंग पीपल फॉलिंग अंडर द एज ऑफ 24. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितनी भी ट्विटर पे जो हुई है उसमें से 13% डेंजरस सिचुएशन में हुई थी. ये सब के सब यंग लोग थे जो कि 24 ईयर्स से नीचे थे. While in the world most people had selfie related deaths by falling off high buildings and mountain cliffs. यूजुअली क्या होता है कि आप बिल्डिंग पे खड़े हो, सेल्फी ले रहे हो, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो जाती है, या माउंटेन क्लिफ पे हो. लेकिन इंडिया में ये सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है, वाटर रिलेटेड या रेलवे ट्रैक पे. टेकिंग सेल्फीज इज़ नॉट रॉन्ग बट इट इज़ इम्परेटिव टू बी अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स. सेल्फी लेना गलत नहीं है, लेकिन इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, कि आप जो है अपने सराउंडिंग्स के बारे में आपको नॉलेज हो, यू आर अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स. सेल्फीज शुड बी अवॉइडेड इन डेंजरस प्लेसेस फॉर इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. सेल्फीज जो है किसी भी डेंजरस सिचुएशन में नहीं लेनी चाहिए, डेंजरस जोन में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मतलब लास्ट में सॉरी फील करने से अच्छा है कि अपने आप को सेफ रखो. Are we clear with this? This was our first passage. Now, on the basis of this, we have been given 12 questions, जिसमें से आपको 10 questions करने हैं. Let's look at our first question. What is the latest fad among the younger generation? बहुत ही
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या फैड है, किसके बारे में हमने बात करी है? वी आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग सेल्फीज। एट वॉट प्लेसेस डू यंगस्टर्स क्लिक पिक्चर्स? कौन कौन सी जगह पे यंगस्टर्स जो हैं पिक्चर्स क्लिक करते हैं? रेलवे स्टेशन, पार्क्स, रेस्टोरेंट्स या ऑल ऑफ दीज? ऑफ कोर्स द आंसर इज ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज द डाउन साइड ऑफ टेकिंग सेल्फीज? सेल्फीज लेने का डाउन साइड क्या होता है? बहुत खराब इंजरी हो सकती है, डेथ हो सकती है, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? द आंसर इज दोनों हो सकता है, बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट वी हैव विच कंट्री हैज़ द मोस्ट सेल्फी रिलेटेड डेथ्स? कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा सेल्फी रिलेटेड डेथ्स हुई हैं? पाकिस्तान, यूएसए, इंडिया या नन ऑफ दीज? ऑफ कोर्स इट इज़ इंडिया। व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ सेल्फी डेथ्स इन इंडिया? इंडिया में सेल्फी डेथ्स का मेन कॉज क्या है? वाटर रिलेटेड, रेलवे ट्रैक्स, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव? लास्ट पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा था, द आंसर इज बोथ ऑफ द अबव। What is the title of the study? Study का टाइटल क्या था? Me, myself and Irene, me, myself and selfie, me, myself and Kilfie, none of these. Of course it is. What is the answer? Yes, me, myself and my Kilfie. Next question is, who are more prone to undertake dangerous selfies? कौन जो होते हैं, कौन लोग होते हैं जो डेंजरस सेल्फीज ज़्यादा लेते हैं? सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड मैन, यंग मैन, चिल्ड्रन या ऑल ऑफ दीज? ऑफ कोर्स कौन है इसमें? यंग मैन। What must be one aware of while taking selfies? एक इंसान जब सेल्फी ले रहा है उसे किस चीज़ का ध्यान होना चाहिए? उसके सराउंडिंग्स का। ओके, द सिनोनिम ऑफ फैड, फैड का क्या हो जाता है? फैशन, इन है जो हम बोलते हैं। What is the synonym of oblivious? You are oblivious of this thing, which means you are unknown, unconscious, unaware of this thing. The antonym of dangerous, dangerous का opposite क्या हो जाएगा? Safe, simple. Then what is the antonym of contrast? Contrast का antonym क्या हो जाएगा? Contrast मतलब एकदम opposite, इसका हो जाएगा similar. Are we clear with this? ये होता है हमारा first passage खत्म. And now we are going to start with the second passage. Keep your watch accurate. For some people, moving up the time on their watch will help them get up earlier. अब ऐसा लोग बोलते हैं, आपने भी देखा होगा, कुछ लोग अपनी घड़ी जो है 10 मिनट आगे रखते हैं ये सोच के कि इससे क्या होगा, उनको पता रहेगा अरे अभी तो 10 मिनट और बचे हुए हैं, या वो जल्दी रेडी हो जाएंगे, ये सोच के कि वो 10 मिनट आगे हैं। बट फॉर सम पीपल मूविंग अप द टाइम ऑन देयर वॉच विल हेल्प देम गेट अप अर्लियर। कुछ लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने अपनी वॉच को अप कर लिया, मतलब आगे बढ़ा लिया, तो वो जल्दी उठ पाएंगे। फॉर अदर्स they will remember that the time on the watch is wrong and will disregard it altogether. और जिनको पता है, जिनको याद रहेगा कि अरे ये मेरी जो घड़ी है 10 मिनट आगे है, तो वो उस टाइम को देखेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, नहीं अभी तो इतना ही टाइम हो रहा है, और उसको डिसरिगार्ड कर देंगे। It may be helpful to set your watch just 2 minutes ahead instead of 5 or 10. कुछ लोग होते हैं जो आधे घंटे आगे रखते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन आप सिर्फ 2 मिनट आगे रखो, लेकिन 5 या 10 मिनट आगे रखने का कोई मतलब नहीं है। कीप अ क्लॉक, फोन, कंप्यूटर और एनीथिंग दैट डिस्प्लेज टाइम इन ईच रूम ऑफ योर हाउस। बहुत जगह ऐसा होता है कि हॉल में आपके पास क्लॉक है लेकिन अदर रूम में नहीं है, तो क्या होता है आपको नहीं पता चलता, एंड देन यू आर नॉट एबल टू कीप अ ट्रैक ऑफ द टाइम। सो इंस्टेड ऑफ दिस, चाहे वो एक टेबल क्लॉक हो या वॉल क्लॉक हो या एक नॉर्मल वॉच हो, यू शुड हैव one clock at least in every room. One of the easiest ways to run late is simply by not realizing that the time is passing as quickly as it is. जो सबसे ज़्यादा आप लेट हो जाते हो उसका रीज़न क्या होता है? हम जैसे मॉर्निंग आवर्स में कभी कभी हम इंस्टाग्राम पे रील्स चेक करते हैं और हमें रियलाइज ही नहीं होता कब आधा घंटा हो जाता है, एंड देन सडनली वी फील ओ माय गॉड वी आर लेट फॉर स्कूल और वी आर लेट फॉर ऑफिस। दिस हैपन्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम ये रियलाइज ही नहीं करते कि टाइम कितनी जल्दी भाग रहा है। सेट ऑल योर क्लॉक्स एंड वॉचेस टू द सेम टाइम। आपके घर में ऐसा नहीं है कि 10 मिनट आगे वो 10 मिनट पीछे, सब क्लॉक का टाइम सेम होना चाहिए। डोंट बी एन ऑप्टिमिस्ट। ये मत सोचो कि अरे ये सब अच्छा ही होगा। थिंग्स यूजुअली टेक लॉन्गर देन वॉट यू हैड एक्सपेक्ट इवन विदाउट मेजर डिलेज। वॉट यू वुड एक्सपेक्ट इवन विदाउट मेजर डिलेज मतलब कि चीज़ें जो होती हैं अगर उसमें डिले नहीं भी हो तो भी क्या होता है, टाइम लगता ही है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। If you have a dinner appointment at 7:30 p.m, don't think you can work till 7 p.m. अगर आपको लगता है कि 7:30 बजे आपका डिनर अपॉइंटमेंट है या आपकी एक कोई मीटिंग है, सो आपको लगता है आधे घंटे में तो मैं तैयार हो जाऊंगी और 15 मिनट में तैयार हो जाऊंगी, 15 मिनट में निकल जाऊंगी, डोंट डू दैट,
बिकॉज दैट विल ऑलवेज मेक श्योर कि आप लेट ही हो रहे हो. अगर आपके पास कोई काम है तो फर्स्ट गेट रेडी, make sure that you're all set to leave and then only start your work once again. Realistically, calculate the time you will take at each step and then add 10 minutes more to allow for unexpected delays, or you cannot get your job done in time. And this is what I do. This is really important. आप क्या बोलते हैं, अरे मैं तो बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ. 5 मिनट में पहुंच ही नहीं सकते, 15 मिनट का तो रास्ता है. And you don't want to die. राइट, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर. सो आप जो हो एक रियलिस्टिक टाइम सोचो कि यार इसको करने में इतना टाइम लगेगा, देन ऐड 10 मिनट्स टू इट. व्हाई? बिकॉज यू डोंट नो कि कब क्या हो जाए. यू नो, लाइफ इज फुल ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स. सो कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आप डिले हो जाओ. तो इसीलिए मेक श्योर दैट आप उसमें वो 10 मिनट्स एक्स्ट्रा जो बफर टाइम है आप उसमें ऐड कर रहे हो, एंड देन यू कैन प्रोसीड. वेक अप व्हेन यू आर सपोज टू वेक अप. जब उठना चाहिए तभी उठो. डोंट हिट द स्नूज बटन, कीप ऑन लाइंग इन बेड एंड वॉच टीवी एट द वेरी स्टार्ट ऑफ योर डे. आपने अगर 8:30 बजे का अलार्म लगाया तो 8:30 बजे ही उठो. ये नहीं कि अलार्म बंद करके 5 मिनट और सो लेता हूँ, 10 मिनट और सो लेता हूँ. बिकॉज टाइम, जो इंसान टाइम की वैल्यू नहीं करता, टाइम उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करता. सो स्नूज बटन नहीं दबाना है. और सुबह उठते ही जो हम पहला काम करते हैं आज की डेट में वो है हम या तो टीवी स्टार्ट कर देते हैं और या हम फ़ोन पे रहते हैं. पहला काम क्यों इंस्टाग्राम चेक करना इतना इंपॉर्टेंट होता है, वी डू नॉट नो, बट वी डेफिनेटली डू दैट. Maybe you can even try setting your clock 10 minutes earlier than you need. आपको अगर मालूम है कि 8:30 आपको उठना है और 7 o'clock उठना है, so instead of pressing on that snooze button, आप 10 मिनट पहले का अलार्म लगाओ. If you have difficulty with this, move your alarm clock to somewhere away from your bed. That way you will have to get up to turn it off. अब लोग क्या होता है एकदम यहाँ पे अपने कान के बगल में अपना क्लॉक रखते हैं या मोबाइल रखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. अगर आपने अपने बेड टेबल पे भी रखा हुआ है तो क्या होता है, हमारी आदत होती है, हमें बहुत नींद आ रही होती है तो हम आंख बंद में हम थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ है अलार्म क्लॉक एंड हम बंद कर देते हैं. इंस्टेड ऑफ दैट उसको इतनी दूर रखो कि जब वो बजे सो यू आर गेटिंग इरिटेटेड बट यू विल हैव टू गेट अप एंड यू विल हैव टू गो एंड शट इट. सो commit yourself to being 15 minutes early for everything. अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करो कि आप हर जगह 15 मिनट पहले पहुंचो. If you have to reach your place of work at 8 o'clock, don't even tell yourself this. Just tell yourself and everyone else who listens, but don't annoy them or make them think that they are late or early. I will be at work at 7:45. सो बेसिकली क्या है, अगर आपको कहीं 8 बजे पहुंचना है, आप अपने आप को पूरे टाइम एक ही चीज़ बताओ कि नहीं 7:45 इज़ माई टाइम, सो दैट अगर कभी कोई अनएक्सपेक्टेड डिले होता भी है तो भी आप टाइम पे ही रहोगे. इफ़ यू डू दिस यू विल बी ऑन टाइम इवन विद लिटिल अनफोर्सीन डिलेज. यू विल बी ऑन टाइम इवन विद अ ट्रैफिक जैम. ओके, सो हियर वी आर डन विद आवर सेकेंड पैसेज. नाउ ट्रस्ट मी, आप सबके एग्जाम्स आने वाले हैं एंड टाइम कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है. स्पेशली आफ्टर द 2 years टाइम भाग रहा है, इट इज़ लिटरली रनिंग. सो अब आपको करना क्या है, अब आपको इन 12 क्वेश्चंस में से कितनी 10 क्वेश्चंस का आंसर देना है. सो आई एम गोइंग टू रीड इट, यू आर गोइंग टू आंसर इट. रिमेंबर, पॉज द वीडियो जहाँ पे भी आप आंसर दे रहे हो, बिकॉज आई एम गोइंग टू गो रियली विद द आंसर्स ओनली. व्हेन शुड वी वेक अप, कब उठना चाहिए हमें, जब मन करे, एज वी विश, एज पर द रिक्वायरमेंट, ज़रूरत है उस हिसाब से. एट 6:30 am, एट 4 am. नो, यू कैन नॉट सेट द क्लॉक लाइक दैट. आपको जब ज़रूरत है आप उस टाइम पे उठोगे. वॉट शुड वी कमिट आवरसेल्व्स टू, हमें अपने आप से क्या प्रॉमिस करना चाहिए, दैट हम हर दिन 15 मिनट अर्ली रहेंगे, हम ह्यूमन रहेंगे, बीइंग 30 मिनट्स अर्ली फॉर एवरीथिंग. 30 मिनट्स हम आगे चलेंगे, नन ऑफ द अबव. द आंसर इज दैट हमें हर काम 15 मिनट पहले करने की रेडी रहना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द गिवन स्केड्यूल, व्हेन शुड द स्टूडेंट्स वेक अप, जो स्केड्यूल है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को कब उठना चाहिए, बिटवीन 7 to 8 am, 7 से 8 बजे के बीच, सुबह 4 से 5 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच, या नन ऑफ द अबव. द आंसर इज 5 से 6 बजे के बीच. What should we keep in each room of our house? हमें हमारे घर के हर रूम में क्या रखना चाहिए, क्लॉक रखनी चाहिए, राइट. एनीथिंग दैट डिस्प्लेज टाइम. गिव एन एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्ट. ऑप्टिमिस्ट का ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, पेसिमिस्ट, राइट. मतलब जो नेगेटिव सोचता है.
द राइटर सजेस्ट टू कीप द वॉच। राइटर ने क्या बोला है, वॉच कहाँ होनी चाहिए, कैसी रखनी चाहिए, टाइम से आगे भागनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, स्केड्यूल के पीछे होनी चाहिए, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज एक्यूरेट होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइम मैनेजमेंट टिप। एक टाइम मैनेजमेंट टिप क्या है कि अपने काम को डिले कर दो, टाइम लिमिट को सेट कर दो, इंपॉर्टेंट टास्क को हटा दो, रीप्लान, फिर से प्लान करो। ऑब्वियसली द आंसर इज टाइम लिमिट सेट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड हैबिट, टाइम पे पहुंचना, कैलकुलेटिंग द टाइम बिफोर स्टार्टिंग, कोई काम स्टार्ट करने से पहले टाइम कैलकुलेट कर लेना, बोथ 1 and 2। सो द आंसर इज बोथ 1 and 2। टाइम पे पहुंचना भी है और कैलकुलेट भी करना है, राइट। सो रीचिंग इन टाइम एंड ऑल्सो द आंसर इज नॉट डी, द आंसर इज सी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर डज अ स्टूडेंट स्पेंड मैक्सिमम टाइम ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम में जो स्टूडेंट है वो मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड करता है, खाना खाने में, रेस्ट लेने में, स्कूल में या सोने में। ऑफकोर्स इट इज क्या, कहाँ जाता है आपका सबसे ज़्यादा टाइम, स्कूल में। ओके, प्रॉपर टाइम डैश हेल्प्स इन लीडिंग अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। सो एक जो अगर आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम डिलेइंग, प्रॉपर टाइम पास या प्रॉपर टाइम डिवोशन, अगर आपका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट है तो आप जो है एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हो। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द राइटर द वॉच शुड बी सेट कितना टाइम, कितने मिनट्स अहेड। राइटर ने क्या बोला है कि 10-15 मिनट नहीं रखना है, सिर्फ 2 मिनट रखना है। सो द आंसर इज 2 minutes। चूज द सिनोनिम ऑफ एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब कोई चीज़ की उम्मीद करना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंटिसिपेट करना। मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, सॉरी एक्सपेक्ट का जो हो जाएगा आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, आई एम नेग्लेक्टिंग दिस, ठीक है, डिसरिगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम आते हैं ग्रामर पार्ट पे। सो ग्रामर पार्ट में अब हमारे पास अगेन 12 क्वेश्चंस है, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं। इसमें इंटरनल क्वेश्चंस भी हैं, सो ये मत सोचना कि सिर्फ 12 मतलब 12 क्वेश्चंस हैं। पहला है हमारा गैप फिलिंग का क्वेश्चन, जिसमें आपको एज पर द सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड टेंसेस, इनको यूज करते हुए जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। माई ग्रैंडफादर डैश अ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर व्हेन ही डैश यंग। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो एक बहुत ही अच्छे क्रिकेट प्लेयर थे। हम सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, इज, वर, यूज्ड टू बी और आर। अब देखो, या तो आएगा वॉज, मेरे थे मतलब मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, या तो अब यहाँ वॉज का तो ऑप्शन नहीं है, तो क्या आप बोल सकते हो मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही अच्छे प्लेयर हुआ करते थे। हुआ करते थे में क्या आ जाएगा, यूज्ड टू बी। सो माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू बी अ ग्रेट क्रिकेट प्लेयर व्हेन ही डैश यंग। जब वो यंग थे, तो व्हेन ही वॉज यंग क्या आ जाएगा, व्हेन ही वॉज यंग, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। He dash each match with great dedication। उन्होंने हर मैच जो है बहुत ही वो डेडिकेशन के साथ खेला करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, he played, ये पास्ट की बात कर रहे हैं तो प्लेज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, हैड बीन प्लेड मतलब खेला गया था, ये भी नहीं होगा। आंसर इज ही प्लेड, वो हर खेल को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ खेलते थे। डैश एंड फॉर आवर्स एवरी डे, एंड फॉर एंड वो प्रैक्टिस किया करते थे। सो एंड ही यूज्ड टू प्रैक्टिस, तो बेसिकली एंड ही प्रैक्टिस्ड, सिंपली सिंपल पास्ट यूज करेंगे, एंड ही प्रैक्टिस फॉर आवर्स एवरी डे। आई ऑफन डैश अबाउट हिज अचीवमेंट्स फ्रॉम माई पेरेंट्स। मैंने काफ़ी बार उनके अचीवमेंट्स के बारे में अपने पेरेंट्स से सुना था। आई ऑफन मैं सुन चुका था, मतलब हम परफेक्ट टेंस की बात करें तो क्या आएगा, अभी भी यहाँ पे देखो दो तरीके हो सकते हैं, या तो अब इसमें आई ऑफन हर्ड, ठीक है, आई ऑफन हैड हर्ड अगर होता है इसका मतलब मैं सुन चुका था, लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है। सो आई ऑफन आर हियरिंग नहीं आएगा, आई के साथ आर आ नहीं सकता, आई के साथ इज नहीं आ सकता, लेकिन आई ऑफन एम हियरिंग नहीं होगा कि मैं सुन रहा हूँ, मैं सुनता हूँ। सुनता हूँ के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा, आई ऑफन हियर। नेक्स्ट इज I dash proud of him. I dash proud of him. Simple. I am proud of him. I have felt proud of him. I feel proud of him. I is, I was. ये नहीं होगा. I feel proud of him. मैं उनके लिए काफ़ी प्राउड फील करता हूँ. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया.
ओके अब जो सेकंड क्वेश्चन है अपने पास वो ये है कि एक पैसेज है, एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें कुछ गलतियां हैं। पहले आपको वो गलतियां फाइंड करनी है, उसके बाद उन्हें करेक्ट भी करना है। तो ये जो है एरर लिखोगे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सारे करेक्शन। A country's standard of life depends first or foremost to its capacity to produces wealth. बहुत सारी गलतियां हैं, सो लेट्स चेक आउट। सबसे पहला है अ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि आप जो हो, आपकी ज़िंदगी जीने का जो आपका स्तर है वो क्या है। जैसे कि आप लोअर मिडिल क्लास में हो, हाई अपर मिडिल क्लास में हो, या आप हाई क्लास से बिलोंग करते हो, जैसा भी है। सो कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं होता, कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ क्या होता है, लिविंग होता है। डिपेंड्स फर्स्ट और फॉरमोस्ट, फर्स्ट और फॉरमोस्ट नहीं, सबसे पहले को, ये एक तरीके से ये जो हम यूज कर रहे हैं इसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सो अ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टू इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेल्थ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू नहीं आएगा, यहाँ पे बोलेंगे ऑन, उसकी कैपेसिटी पे, टू इट्स कैपेसिटी नहीं, यहाँ पे आ जाएगा ऑन इट्स कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेल्थ। एक कंट्री जो है यहाँ पे प्रोड्यूसेस नहीं होगा, कंट्री को हम लोग उसको सिंगल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ सिंपल प्रेजेंट की बात नहीं हो रही। यहाँ क्या बोल रही है, उसकी जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेल्थ। ओके, वेल्थ इम्प्लाई द थिंग्स दैट मनी कैन बाय हु इंक्लूड्स गुड्स। अब यहाँ देखो कितना बड़ा डिजास्टर है, वेल्थ इम्प्लाई द थिंग्स दैट मनी, वेल्थ इम्प्लाई नहीं होगा, इम्प्लाइज हो जाएगा, क्योंकि वेल्थ को हम एक सिंगल यूनिट की तरह लेंगे, तो यहाँ पे इम्प्लाई नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वेल्थ इम्प्लाइज। वेल्थ जो है ये इम्प्लाई करता है कि जो चीज़ें होती हैं दैट मनी कैन बाय, हु इंक्लूड्स नहीं होगा, क्योंकि हु जो है हम चीज़ों के लिए नहीं, लोगों के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हु की जगह क्या आ जाएगा, विच, या फिर एंड इंक्लूड्स गुड्स दैट मनी कैन बाय। अब यहाँ पे जो है हु नहीं आएगा, विच आएगा, या फिर दैट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विच आ जाएगा या तो दैट आ जाएगा। दैट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज। वेल्थ डिपेंड टू, अब वेल्थ अगेन सिंगल यूनिट है, तो सिंगल के साथ अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हो तो एस लगेगा। सो वेल्थ के साथ डिपेंड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डिपेंड्स हो जाएगा। सो वेल्थ डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट इन अ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज, नहीं, ऑन अ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। एक कंट्री के पास कितना नेचुरल रिसोर्स है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज़्यादा पैसे वाली कंट्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जहाँ पे मिसिंग वर्ड है। तो पहले आपको क्या करना है, जैसे मान लो इसमें लिखा है आवर स्कूल क्रिकेट टीम वेल ट्रेन्ड। आवर स्कूल क्रिकेट टीम इज वेल ट्रेन्ड होना चाहिए ना, कि हमारी स्कूल की जो क्रिकेट टीम है वो बहुत ही अच्छे से ट्रेंड है। तो यहाँ पे टीम लिखोगे, वेल लिखोगे और बीच में इज लिख दोगे। कैसे लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा टीम, यहाँ पे आ जाएगा इज और यहाँ पे आ जाएगा वेल। तो जो भी आंसर आप जहाँ पे भी लिख रहे हो ना उसको ऐसे मार्क करना कि तीनों वर्ड समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। Our school cricket team is well trained. Team is well trained. The team played many matches. Okay, अब तक ये जो टीम है बहुत से मैच खेल चुकी है। हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की, सॉरी परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, The team has played many matches in the past. वो पास्ट में बहुत सारे मैचेस खेल चुकी है। क्या यूज किया हमने, पास्ट परफेक्ट टेंस। The players been trained. प्लेयर्स जो हैं उनको ट्रेन किया गया था बाय अ रिनाउंड काउच, प्लेयर्स को बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे जो है प्लेयर्स के बाद आ जाएगा द प्लेयर्स हैव बीन। यहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें कि प्लेयर्स जो हैं बहुत पहले से रिनाउंड कोच से सीखते हुए आ रहे हैं और अभी भी सीख रहे हैं। दे हैव प्रैक्टिसिंग फॉर अ ईयर, दे हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर अ ईयर, मतलब वो 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो they have practicing, तो they have been practicing for a year. This week the team traveling to Chennai. इस week टीम जो है टीम ट्रैवल कर रही है कहाँ के लिए, चेन्नई के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, this week the team is traveling to Chennai to in an inter school cricket tournament. अब to in n नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, to participate in an inter school cricket tournament. The team to do well. The team to do well, अब यहाँ पे क्या है, I
want, अब यहाँ पे देखो द टीम टू डू वेल, यहाँ पे है आई लिखा हुआ है, वो मिसिंग है, तो आई वॉन्ट द टीम टू डू वेल। क्लियर विद दिस? मिसिंग बहुत ईजी आता है, बस सेंटेंस को समझने की जरूरत है, लेकिन आपके पास हिंट नहीं होते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। I really hope they dash the trophy. I really hope they the trophy? नहीं, I really hope they win the trophy. The tournament, a prestigious one with 30 teams. The tournament यहाँ पे है is a prestigious one with 30 teams from all over the country enrolled as participants. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब डायलॉग दिया हुआ है, डायलॉग में आपको जो है पूरा डायलॉग रिपोर्ट करते हुए आंसर करना है, ठीक है? कैन आई यूज योर पेन? किसने बोला? शरत और ऋतु के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। कैन आई यूज योर पेन? अब शरत आज ऋतु, अब कैन का क्या आ जाएगा? इफ यू नो, इफ ही कुड यूज हर पेन, इफ ही कुड यूज हर पेन। अब यहाँ पे इफ भी यूज कर सकते हो, वेदर भी यूज कर सकते हो, तो हमें यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है? इफ ही कुड यूज हर पेन। नेक्स्ट इज ऋतु रिप्लाइड दैट ही कुड, यस यू कुड में अपन ने क्या बोल दिया? दैट ही कुड। नेक्स्ट इज शरद टोल्ड हर, शरद ने क्या बोला? दैट आई हैव टू राइट अ लीव एप्लीकेशन को कैसे बोलेंगे? दैट आई की जगह आ जाएगा ही, हैव का पास्ट हो जाएगा हैड, ही हैड टू राइट अ लीव एप्लीकेशन। ऋतु ने क्या बोला? ऑल राइट आई विल हेल्प यू। सो ऋतु देन assured him that she would help him. Okay, she said that she would help him, she assured that she would help him. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द मैटर इज टू अर्जेंट टू बी पोस्टपोन, ये जो मैटर है ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है, इसे पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। अब इसमें आपको टू हटाना है। अब इसमें याद रखना, हमें पता है कि जब आप टू को हटाते हो तो सो और दैट का कॉम्बिनेशन चलता है। आप क्या बोलोगे? द मैटर इज सो अर्जेंट दैट इट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, दैट सो दैट कैन नॉट आता है। द मैटर इज सो अर्जेंट दैट इट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड। ओके, नेक्स्ट क्या है? हु कैन बीट हिम इन द रेस, उसको रेस में कौन हरा सकता है? ये इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, हमें इसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। उसको रेस में कौन हरा सकता है? इसको अपन क्या बोल सकते हैं? उसको रेस में कोई नहीं हरा सकता है, यही बोलेंगे ना। तो हम क्या बोलेंगे? हु कैन बीट हिम इन द रेस का हो जाएगा नो वन कैन बीट हिम इन द रेस, सिंपल। नेक्स्ट इज प्रेरणा इज एन ऑनेस्ट गर्ल, प्रेरणा इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ये एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसे हमें नेगेटिव में करना है। जब हमें नेगेटिव में करना होता है तो जो एडजेक्टिव हम यूज़ कर रहे हैं उसका ऑपोजिट यूज़ करते हैं। तो ऑनेस्ट का ऑपोजिट क्या होता है? ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो जो फर्जी होता है उसको हम बोलते हैं डिसऑनेस्ट। क्या बोलते हैं? डिसऑनेस्ट। तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? प्रेरणा इज नॉट अ डिसऑनेस्ट गर्ल। अब एन नहीं आएगा, डी से चालू हो रहा है, तो प्रेरणा इज नॉट अ डिसऑनेस्ट गर्ल, सिंपल। नेक्स्ट इज सुचित्रा इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अब यहाँ पे जो है बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो ये पूरी क्लास है, उसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जिसमें बोल रहे हैं कि जो सुचित्रा है वो इन सब में सबसे ज़्यादा, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, मतलब ये जो इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप है उसमें से सुजाता भी एक है। अब हम इसमें ये कह सकते हैं, इसमें ओनली फ्यू यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है? ओनली फ्यू। तो बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इंटेलिजेंट हैं, तो क्या बोलोगे? जितनी की सुचित्रा है। तो ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर एज इंटेलिजेंट एज सुचित्रा इन माई क्लास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द लोड। अब इसको अपन को पॉजिटिव सेंटेंस में बताना है। सो हम क्या बोल सकते हैं? ही इज टू वीक टू लिफ्ट द लोड, या हम बोल सकते हैं इसको ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट द लोड। अब आते हैं हम नेक्स्ट, यहाँ पे हम आर्टिकल्स में आ गए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द आर्टिकल। इंडिया इज डैश साउथ एशियन कंट्री, इंडिया एक साउथ एशियन कंट्री है, तो क्या आएगा? अ आएगा, द आएगा। क्या बोलेंगे हम? द आंसर हियर वुड बी इंडिया इज अ साउथ एशियन कंट्री। समर माइट बी पुअर बट ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, तो क्या हो जाएगा? बट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। पेरिस इज वन ऑफ, पेरिस जो है, अब यहाँ सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हो तो उसके आगे तो द लगाना पड़ेगा। सो पेरिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटीज इन द वर्ल्ड। द टीचर आस्क्ड मी, टीचर ने मुझसे क्या पूछा? डैश क्वेश्चन दैट आई कुड नॉट आंसर, टीचर ने मुझसे एक क्वेश्चन किया जो मैं आंसर नहीं कर पाया। द टीचर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन दैट आई कुड नॉट आंसर।
द मैन हु वॉज इंजर्ड इन डैश एक्सीडेंट वॉज माई अंकल। वो आदमी जिसका एक्सीडेंट में जो है मतलब प्रॉब्लम हो गई, जिसका एक्सीडेंट में वो हर्ट हो गया, वो मेरे अंकल हैं। सो द मैन हु वॉज इंजर्ड इन, अब यहाँ पे क्या बोलोगे, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहे हो, इसीलिए व्हाट वुड यू यूज हियर, ये देखो, इसलिए आप यहाँ पे द यूज करोगे, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द गैप्स विथ वुड और शुड। वुड आना चाहिए, शुड आना चाहिए, मॉडल वर्ब बेस्ड क्वेश्चन है। पेनी डैश लव टू गो शॉपिंग विथ यू, अरे उसको आपके साथ जाना बहुत पसंद आएगा। आप इसमें यहाँ ये नहीं बोलते जाना चाहिए ही, तो आप क्या बोलोगे, पेनी वुड लव टू गो शॉपिंग विथ यू। हाउ डैश यू लाइक योर पिज्जा बेस, आपको आपका पिज्जा बेस कैसा चाहिए रहेगा, चाहिए रहेगा में हम क्या यूज करेंगे, शुड। हाउ वुड यू लाइक योर पिज्जा बेस भी सही है, हाउ शुड यू लाइक योर पिज्जा बेस भी सही है। डैश ही फेल द टेस्ट ही डैश बी डिमोटेड, अगर वो टेस्ट में फेल हुआ तो उसका डिमोशन हो जाएगा। सो इफ आ जाएगा सबसे पहले, तो यू नो, और यू शुड ही फेल और लेस्ट आ जाएगा, ही वुड बी डिमोटेड, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब है द डॉग्स वुड कीप कमिंग फॉर मोर ट्रीट्स, डॉग्स जो है और ट्रीट्स के लिए आते जाएंगे। हिना वुड बी लेट इफ शी डिडंट हरी, हिना लेट हो जाएगी अगर वो जल्दी नहीं आई तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है। यूसुफ एंड राशिद आर ब्रदर्स, द पोएट एंड नॉवलिस्ट, पोएट एंड नॉवलिस्ट, एक इंसान है जो पोएट भी है नॉवलिस्ट भी है, इज डेड। द हॉर्स एंड कैरियज हैज अराइव्ड, अब हॉर्स एंड कैरियज का मतलब ये नहीं घोड़ा अलग आ रहा है और पीछे का कैरियज अलग आ रहा है, ये एक ही चीज़ है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, बोलते हॉर्स एंड कैरियज हैं, लेकिन जो बग्गी होती है बोलते वही हैं, लेकिन उसमें दो लोगों को नहीं माना जाता। आई डैश एन ऑर्चर्ड फुल ऑफ एप्पल ट्रीज, आई के साथ आएगा हैव। द टीम डैश डेवलपिंग अ न्यू रोबोट, द टीम इज डेवलपिंग अ न्यू रोबोट। ओके, अब हम आते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स के पार्ट में, जहां पे आपको सबसे पहले क्या है, पैराग्राफ लिखना होगा, फिर डायरीज राइटिंग है और स्टोरी राइटिंग है। सो शैल वी स्टार्ट, लेट्स डू दैट। सो राइट अ पैराग्राफ विद द हेल्प ऑफ द विजुअल क्यू, तो आपको एक विजुअल क्यू दी हुई है। सो हियर यू हैव शी नीड्स हर फर मोर देन यू डू, ये जो फॉक्स का फर है। देन हियर यू हैव अ राइनोसोरस, उसमें लिखा है माई हॉर्न इज नॉट अ मेडिसिन। बेसिकली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट किस तरीके से जो एनिमल्स हैं उनको पोच किया जाता है फॉर देयर स्किन, फॉर देयर फर, फॉर देयर लाइक यू नो बोन्स और नेल्स और टीथ, एनीथिंग। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि पोचिंग क्या होती है, यू किल एनिमल्स जस्ट फॉर देयर स्टफ, राइट। सो इस पे हमको एक पैराग्राफ लिखना है। अब ये ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको बेसिक नॉलेज रखना पड़ेगा, और ये कैसे रहेगा, जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो ऐसे कॉमन टॉपिक्स आप पढ़ोगे एंड सो यू वुड बी एबल टू राइट समथिंग इन योर एग्जाम, इसीलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इज एनिमल पोचिंग अकर्स, इलीगल हंटिंग, किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इज रिफर्ड टू एज पोचिंग। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है जिसमें आपने क्या बताया, पोचिंग होता क्या है, जो आप इलीगल तरीके से हंट करते हो, किल करते हो, कैप्चर कर लेते हो। इवन जैसे जूस के लिए जो आप एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को कैप्चर करते हो वो भी गलत है। इन इंडिया एनिमल्स सच एज फॉक्स, राइनोसोरस, elephants, tigers, etc. are killed for their fur, skin, tusks, horn, etc. The government had declared poaching to be illegal in India by passing the Wildlife Protection Act in 1972. अब आप बोलोगे मैम ये कहाँ से याद रहेगा, आज याद हो जाएगा। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप ये लिख के आ सकते हो। कुछ अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स आप देते हो तो आपके पैराग्राफ में वेटेज आ जाता है, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे क्या है, द गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड, गवर्नमेंट ने 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें बता दिया था कि पोचिंग इलीगल है। बट इन स्पाइट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के बावजूद द नंबर ऑफ पोचिंग इंसिडेंट्स हैव इंक्रीज्ड इन आवर कंट्री, उसके बावजूद भी जो पोचिंग के जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मान लो आपको ये एक्ट का नाम याद नहीं है तो भी आपको ये तो पता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा एक एक्ट बनाया है, तो एटलीस्ट ये लिख के आ सकते हो। A recent book titled State of India's Environment 2017 in figures suggests that there has been a 52% increase in poaching and wildlife crimes between 2014 to 2016. In 2016, 50 tigers were poached, which is the highest in the decade.
अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। सपोज आपको ये फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे कि जो आपको ये पता है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो एकदम एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जैसे कि वाइट टाइगर्स हुए, इनफैक्ट जैसे कि वाइल्ड एलिफेंट्स हुए या राइनोसोरस हुए, तो ये सब जो है अब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि इससे जो है मेडिसिन लोग क्रिएट करते हैं, या लोग जो हैं इनकी मतलब जो जैसे लेदर जो होता है उसको यूज़ करते हैं, या स्किन से जो है डिफरेंट बैग्स या ड्रेसेस बनाते हैं, जो भी है, तो इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये सब आपको पता होना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए अपने पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा टॉपिक आए तो लिख के तो आना पड़ेगा, राइट। सो अगर ये फैक्ट्स एंड फिगर्स याद नहीं भी हैं तो आप ये बाकी की चीज़ें लिख के आ सकते हो। पिकॉक्स, ब्लैक बक, ब्लू बुल, चिंकारा, फॉक्स, डायनासोर्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो हाईली थ्रेटेंड। इनको भी बहुत ज़्यादा ये एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। Alarmed by these figures, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is taking steps to control the situation. तो अब ये क्या है, ये तो आप याद कर लेना, ठीक है। In order to curb the illegal trade of wildlife, curb का मतलब क्या होता है, डिक्रीज करना, लेकिन ये वर्ड बहुत अच्छा है, इसको लिख लेना कहीं पे, instead of just writing in order to lessen the illegal trade या decrease the illegal trade, आपने लिखा है curb, तो आपको तो इसके भी मार्क्स मिलेंगे। The illegal trade of wildlife and that of endangered species, Wildlife Crime Control Bureau has been established. ये आपको पता होना चाहिए कि Wildlife Crime Control Bureau जो है establish किया गया है to make sure कि illegal trade और poaching ना हो। The state's government have been asked to strengthen the field formations and increase patrolling in and around the protected areas. जो state government है, जो different state की जो government है, उनको ये कहा गया है कि जहाँ पे भी ऐसे species हैं, जहाँ पे भी ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनका जो पूरा एरिया है उसमें प्रोटेक्शन बढ़ा दी जानी चाहिए और पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी जानी चाहिए। पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं, जो वहाँ पे ऑफिसर्स जो होते हैं, जो चलते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, उसे पेट्रोलिंग कहते हैं। As responsible citizens, we should also be vigilant towards protection of wildlife and report poaching cases which come to our notice. हम लोग जो हैं as vigilant, as हम responsible citizens हैं, तो हमें भी अपने जो है आँख नाक कान खुले रखने चाहिए। विजिलेंट का मतलब कि हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए कि अगर ऐसा कोई भी चीज़ हमारे नोटिस में आ रहा है तो हमें उसे रिपोर्ट करना चाहिए। ऑल्सो एट द सेम टाइम ये चीज़ें बिक रही हैं क्योंकि लोग खरीद रहे हैं और इसीलिए लोग ये एनिमल्स को मारा जा रहा है। तो अगर हम ये चीज़ें अवॉइड करें यूज़ करना तो इनका बेचने का काम ही नहीं होगा, इसलिए वो मरेंगे नहीं। सो अगेन इट इज़ लिंक टू द कंज्यूमर, तो इसीलिए ये चीज़ भी आप लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट वी हैव, अब आते हैं हम एक और जो आपके पास ऑप्शन में है पैराग्राफ राइटिंग, ये आपको बहुत आसान लगेगा। यू वेंट टू हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग योर वेकेशंस, give a description of the state and your experiences. In your description you may describe the following. अब आप हिमाचल प्रदेश गए और अब आपको वहाँ की ब्यूटी के बारे में बताना है, तो ये तो बहुत ईजी है। अब आप वहाँ के लोकेशन और वेदर के बारे में बता सकते हो, एडवेंचर सीकर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ की नेचुरल सीनरी कितनी अच्छी है और आपके लिए वो ट्रिप कितना मेमोरेबल क्यों है। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टॉक अबाउट। सो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। हिमाचल प्रदेश अ ट्रैवलर्स पैराडाइज, ट्रैवलर्स का पैराडाइज। हिमाचल प्रदेश जैसे हम उसमें क्या क्या है, बहुत सारी जगह, बीर बाइलिंग हुआ, कुल्लू मनाली हुआ, एक्सेट्रा। सो दीज प्लेसेस आर एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। नाउ इसमें भी इंट्रोडक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया इन द वेस्टर्न हिमालयाज। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन में लोकेशन बता दी कि हिमाचल प्रदेश है कहाँ पे। उसके बाद क्या बोला है, इट्स नेम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत एंड लिटरली मीन्स द लैंड ऑफ स्नो। अब हमने यहाँ पे इसके नेम के बारे में बता दिया कि इसका जैसे हिम आलय, आलय का मतलब होता है घर और हिम का मतलब होता है स्नो, दैट इज वाई द मीनिंग इज द हाउस ऑफ स्नो और द लैंड ऑफ स्नो। द वेदर हियर इज जनरली प्लेजेंट, क्योंकि ये इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप वगैरह नहीं होती, तो दैट इज़, और उमस भी नहीं होती, तो ये जो वेदर है वो ऑलमोस्ट प्लेजेंट ही होता है। Recently I got an opportunity to visit the state and was truly enchanted by its beauty. यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें आपने ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि अभी आपको ये जगह देखने का मौका मिला और आप इसकी ब्यूटी से एन्चेंटेड थे, मंत्र मुग्ध हो गए।
ये वर्ड्स हैं भाई, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, इन्हीं की वजह से आपको पैराग्राफ राइटिंग में मार्क्स मिलेंगे. सो तो मेक श्योर दैट यू राइट सच गुड वर्ड्स. द स्टेट इज ट्रूली अ हेवन फॉर एडवेंचर लवर्स. जितने भी लोगों को एडवेंचर पसंद है उनके लिए तो ये जन्नत है. लाइक मी, एज इट ऑफर्स अ नंबर ऑफ एडवेंचरस एक्टिविटीज, जैसे कि आइस स्केटिंग कर सकते हो शिमला में, बीर बाइलिंग जो है वहाँ पे पैराग्लाइडिंग कर सकते हो, जो वर्ल्ड का टॉप प्लेस है जहाँ से आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हो सोलांग वैली में. देन राफ्टिंग कर सकते हो कुल्लू में, स्की कर सकते हो मनाली में. ऑल्सो इट्स रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना आर अ मेजर अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट. वहाँ इतनी ग्रीनरी है, फ्लोरा एंड फौना इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि वो एक अलग ही अट्रैक्शन स्पॉट है. After the winter season, the hillsides and orchards bloom with wild flowers, gladiolus, carnations, marigolds, roses, tulips and lilies. अब यहाँ पे जब विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में तो एवरीथिंग इज वाइट, राइट, कवर्ड विथ स्नो. लेकिन जहाँ जैसे ही वहाँ समर सीजन आते हैं तो इट्स ऑल ग्रीन एंड कलरफुल, लाइक ornamented with beautiful flowers. The state is home to 463 birds, 77 mammalian, 44 reptile and 80 fish species. अब इतना तो आपको याद नहीं रहेगा, आप बोलोगे मैम इतनी डिटेल्स कैसे लेके आएंगे, मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन आप ये तो लिख सकते हो कि वहाँ पे बहुत ही डाइवर्स वेजिटेशन, बहुत ही डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना है. दैट्स इट. I also visited the Great Himalayan National Park, which is a UNESCO World Heritage Site. I really enjoyed my trip. It was one of the most memorable trip of my life. Clear? So this is your answer. अब हम चलते हैं आगे डायरी राइटिंग की तरफ. तो आपको पैराग्राफ राइटिंग में दो ऑप्शंस रहेंगे, मतलब दो आपको आएंगे, उसमें से एक करना रहेगा. नेक्स्ट एक स्टोरी राइटिंग और डायरी राइटिंग के बीच में ऑप्शन रहेगा. मालिनी नायर इज 12 years old and has a 6-year-old brother मयंक. मालिनी जो है वो 12 साल की, उसका 6 साल का एक भाई है. After his several requests, मालिनी agreed to take her brother to her friend's birthday party. उसके भाई ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो वो अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में उसको लेके जाने के लिए तैयार हो जाती है. To her embarrassment, मयंक misbehaved a lot at the party. लेकिन क्या हुआ, वहाँ जाके वो शर्मसार हो गई क्योंकि मयंक ने बहुत बदतमीजी करी पार्टी में. He spilled the cold drink on the carpet and tried to unwrap the gifts kept on the table. उसने पूरा नीचे कोल्ड ड्रिंक गिरा दिया और वो सारे गिफ्ट्स को अनरैप कर रहा था. As मालिनी write a diary entry recalling the events at the birthday party. अब आप मालिनी हो, आपका दिमाग खराब हो चुका है और आपने क्या किया, अब अपनी डायरी में आप लिख रहे हो, आप गुस्से में हो. अब आप कैसे लिखोगे, आपकी डायरी एंट्री मतलब टोटल पर्सनल चीज. लेट्स स्टार्ट. डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आप लिखते हो डे, कॉमा, डेट, then you leave a line, then you write the time, again you leave a line, then you write dear diary, a comma, and you start, right? Today was one of the worst days of my life. आज तो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था. Never have I been as embarrassed as I was today. मैं इतनी लाइफ में कभी शर्मसार नहीं हुई जितना मुझे आज होना पड़ा. I never wanted to take Mayank with me. मुझे मयंक को लेके जाना ही नहीं था. But he threw a tantrum and my parents never seemed to say no to him. लेकिन उसने जो है tantrum दिखाया, मतलब उसने जिद करी और मेरे पेरेंट्स ने नो नहीं कहा. It was my friend's party and instead of enjoying myself with my friends, I was left to babysit him. मेरे फ्रेंड की पार्टी थी और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने की जगह मैं उसे बेबी सिट कर रही थी. And he didn't even try to behave nicely. उसने अच्छे से बिहेव भी नहीं किया. First he spilled a glass of orange squash on Gupta auntie's new carpet. उसने गुप्ता आंटी के नए नए कारपेट पे पूरा कोल्ड ड्रिंक गिरा दिया. If that wasn't bad enough, he then started opening the gifts that people had brought for Rahul. और वो कम नहीं था, उसने क्या किया, राहुल के लिए जो गिफ्ट्स आए थे वो भी ओपन करना चालू कर दिया. After that, I couldn't stay at the party and walked back home. उसके बाद तो मैं पार्टी में रह ही नहीं पाई, मुझे वापस घर आना पड़ा. Mayank didn't even realize what he had done, and even my mother didn't say anything to him. मयंक को रियलाइज भी नहीं हुआ उसने कुछ गलत किया और मेरी मम्मा ने भी उससे कुछ नहीं कहा. All my classmates were there at the party and they all saw my brother making a fool of himself. मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ पे आए थे, सब ने देखा कि मेरा भाई कैसे अपना मजाक उड़वा रहा था. How will I ever face them all again? मैं सबका सामना कैसे करूँगी? I am so distraught. मैं बहुत परेशान हूँ. मालिनी. See,
ऐसा नहीं है, ही वॉज लाइक लिटरली स्मॉल, छोटा था एंड ऑल, बट दिस इज़ हाउ यू राइट योर डायरी. सो दिस इज़ अनदर इमोशन. हम हमेशा क्या बताते हैं, आज मैंने ये अचीव किया, आज मैंने वो अचीव किया, आज मेरा बर्थडे था, आज ये हुआ था. आपको ये भी आना चाहिए कि नेगेटिव इमोशन कैसे लिखोगे. दैट इज़ वाई वी हैव गिवन यू दिस एग्जाम्पल. नेक्स्ट इज स्टोरी राइटिंग. अब स्टोरी राइटिंग का आपको स्टार्ट दिया हुआ, इसे अपन को कंटिन्यू करना है. Enjoying a cup of tea while sitting in my balcony on a Sunday morning, I suddenly felt a deep pain in my chest. I thought this was the last moment of my life. I wanted to call my daughter, my husband, and everybody to say the final goodbye, but couldn't do so. अब देखो स्टार्ट कैसे हुई स्टोरी कि मैं जो थी अपनी बालकनी में बैठी हुई थी और मैं जो है एंजॉय कर रही थी अपनी लाइफ को. तभी मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हुआ. मुझे लगा कि हार्ट अटैक है और अब बस मैं जाने वाला हूँ. मैं अपनी बेटी को, अपने हस्बैंड को बुलाना चाह रही थी उन सबसे बाय करने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी. अब इस स्टोरी को आपको कंटिन्यू करना है. कैसे स्टोरी को पॉजिटिव कर सकते हो या नेगेटिव कर सकते हो, टोटली आपके हाथ में है. I wanted to call my daughter, my husband, and everybody to say the final goodbye, but couldn't do so. I began to think of all the things I had to finish doing, all the things I needed to do, and the places I wanted to visit. तभी क्या हुआ, मैं सोचने लग गई कि मुझे लाइफ में कितनी सारी चीज़ें करनी थी, मुझे कितने सारे काम निपटाने थे, मैं लाइफ में कितना ट्रैवल करना चाहती थी. Is this the end? I thought to myself, मैंने खुद से सोचा क्या ये मेरा अंत है. I felt I was drowning and needed air to breathe. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं डूब रही हूँ और सांस नहीं आ पा रही है. The cup fell with a crash from my hands. I started to lose consciousness. जो कप था वो मेरे हाथ से गिर गया और मैं अनकॉन्शियस होने लगी, मतलब बेहोश होने लगी. How are you feeling now? Asked a kind voice. तभी एक बहुत ही दयालु सी आवाज़ ने पूछा, अब तुम कैसी हो? I opened my eyes to see a gentleman with a grey beard holding my hand. मैंने देखा एक जेंटलमैन, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, उनकी ग्रे बियर्ड थी. My anxious looking daughter and husband was standing by my bedside. मेरी बेटी जो बहुत परेशान दिख रही थी और मेरे हस्बैंड, वो दोनों मेरे पास में ही खड़े थे बेड साइड पे. Oh then I didn't die, I said. और मैंने क्या कहा, अरे मैं मरी नहीं. No, laughed the doctor, but you did give everyone here a scare. नहीं नहीं, आप मरी नहीं हो, लेकिन सबको आपने डरा ज़रूर दिया. Please book the tickets to Europe. We must go on the trip we have been planning for so long. I told my husband. मैंने अपने हस्बैंड से कहा, जल्दी से वो यूरोप की ट्रिप बुक करो जिसको हम इतने सालों से प्लान कर रहे हैं. I don't want to die regretting the things I haven't done. मैं ऐसे ही नहीं मरना चाहती रिग्रेट करते हुए कि अरे मैंने ये तो लाइफ में कुछ भी नहीं किया. My husband smiled and nodded. मेरे हस्बैंड ने स्माइल किया और नॉड किया. After a few weeks, We all were having a wonderful time in Europe. कुछ वीक्स के बाद हम यूरोप में एक बहुत अच्छा वेकेशन एंजॉय कर रहे थे. That is it. Story writing. Easy था ना? Okay, now let's start with the C section, which is literature. सो अगेन क्या रहेगा इसमें, आपके पास एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 2 रहेंगे, एक करना रहेगा प्रोस में, फिर पोम के 2 रहेंगे, उसमें से एक करना रहेगा. देन आपके पास 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आपको 4 करना रहेगा, ये बी हाइव में से होगा. एंड देन 3 क्वेश्चंस रहेंगे जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, उसमें से आपको कोई 2 करने रहेंगे. लास्ट में 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे आपकी फर्स्ट बुक में से, जिसमें से एक करना है, फिर 2 लॉन्ग आंसर्स होंगे आपकी सप्लीमेंट्री रीडर्स में से, उसमें से एक करना है. दैट इज दैट. स्टार्ट करें, चलिए एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. प्रोज. एम्परर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. एम्परर जो औरंगजेब थे, उन्होंने क्या किया था, जो पुंगी होता है ना, उसका साउंड प्ले करना बैन करा दिया था क्योंकि उसकी बहुत तीखी सी आवाज़ थी. पुंगी बिकेम द जेनेरिक नेम फॉर रेडेड नॉइस मेकर्स. पुंगी जो है एकदम जो भी ऐसी गंदी सी आवाज़ निकालते थे मतलब बजाते हुए, उसको जैसे ना अपन नहीं बोलते अरे गाय को बीन बजा रही हो या पुंगी बजा रही हो, मतलब ये कि जैसे रो रहे हैं, श्रिल आवाज़ है, तो उसके लिए तो एक जनरल नाम ही हो गया. पुंगी फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव. कुछ लोगों को लगा कि कुछ टाइम बाद ये रिवाइव होगा. अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बार्बर था जिसकी फैमिली जो थी वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की थी और वो रॉयल पैलेस में उसका आना जाना था. उसने डिसाइड किया कि वो इसकी पुंगी की क्वालिटी को बेटर करेगा.
He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. अब उसने क्या किया, एक पाइप चूज किया जो कि पुंगी से ब्रॉडर थी और लॉन्गर थी, और उसको जो है उसमें नेचुरली होल्स भी थे. हॉलो स्टेम था, मतलब होल्स एज एन हॉलो स्टेम था, वो खाली था. ठीक है, इस तरीके का. एंड देन where are we? Yeah, and made 7 holes on the body of the pipe. और यहाँ पे उसने 7 holes बना दिए. Okay? When he played on it, closing and opening some of these holes, जब वो कुछ holes को open और close कर रहा था, soft and melodious sounds were produced. बहुत ही प्यारी आवाज़ें निकल रही थी. So अब ये chapter आप पढ़ चुके हो. Answers देखते हैं इसके. Let's see आप answer कर पाते हो या नहीं. Aurangzeb did not allow the pungi to be played in his royal residence because he felt that it had a कैसी आवाज थी? Shrill, unpleasant sound. Pungi is a musical instrument made with dash like as flutes, clarinets, etc. किसका बना होता है? Reeds का, मतलब लकड़ी की छालों का. It would one day be revived here means एक दिन ये revive होगा का मतलब क्या है कि एक दिन ये noise करेगा, एक दिन जो है इट वुड बी लाइक्ड बाय द ऑडियंस, एक दिन ऑडियंस इसे पसंद करेंगे. इट वुड अगेन बी यूज्ड बाय पीपल, इट वुड बी प्लेड बाय द म्यूजिशियंस. द आंसर इज कि एक दिन लोग इसे पसंद करेंगे. द बार्बर मेड होल्स इन द पाइप सो एज टू डैश इनटू इट एंड दस टू प्रोड्यूस सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड. उसने उसमें होल्स क्यों किए? ताकि वो उसमें ब्लो कर पाए, राइट? सो एयर ब्लो कर सके. Now choose the synonym of melodious. Melodious का मतलब क्या होता है? बहुत ही मधुर. Harmonious. What is the meaning? Harmonious. Harmonious का मतलब क्या होता है? Something which is very pleasant to hear. अब हमारे पास second extract है, ये भी prose का ही है. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. What's the matter? What are you looking so wretched about, mother? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. अब ये जो कीजिया वाली स्टोरी है उसका एक छोटा सा हमें प्रोज मिला है और अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं. Had quite given it up. इसका मतलब क्या होता है? कीजिया ने किस चीज़ पे गिव अप कर दिया था? Speaking harsh words, लोगों से खराब बात बोलना. Speaking politely, लोगों से अच्छे से बात करना. Trying hard to speak properly, अच्छी से बात करने के लिए कोशिश करना. Fearing about the things, चीज़ों से डरना. उसने बिना स्टार्टर किए अच्छे से बोलने की कोशिश करना छोड़ दिया था. What's the matter? Here means Kezia's father felt that there was dash with Kezia. What's the matter का मतलब क्या है कि कीजिया के फादर को लगा कि शायद उसके साथ कोई परेशानी है. So क्या हो जाएगा? that something is wrong. What's the matter का मतलब होता है कि क्या परेशानी है. Kezia's father told her mother to teach Kezia dash in a better way. कीजिया के फादर ने कीजिया की मदर को बोला कि उसे क्या करना सिखाएं? उसको बिहेव करना सिखाएं. Whenever Kezia thought about her father, she felt that she was thinking about a giant. Okay? Choose the synonym of giant. Giant का similar word क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखो, dwarf मतलब छोटा, teeny मतलब छोटा, midget मतलब छोटा, colossus मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा. अब है अपने पास poem के extracts. Read the extract given below and answer the questions that follow. Once, when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. कौन सी पोम से है ये? So पहला क्वेश्चन है, the story in this stanza is about Saint Peter. At the time of the story, Saint Peter कहाँ रहते थे? World मतलब earth में. Saint Peter went around the world giving. क्या दे रहे थे वो? Speeches, religious lectures, political lectures या personal praise? वो दे रहे थे religious lectures. You know here, you मतलब किसके बारे में बात हो रही है? People of the world. Which part of the speech is the word know? You know की अगर बात हो रही है तो that is a verb. तुम जानते हो, जानना, कोई काम करना. Okay? Next जो extract है वो भी देख लेते हैं. Remember, no men are strange.
No country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land of our brothers walk upon, is earth like this, in which we all shall lie. अब यहाँ पे भी questions देख लेते हैं. Uniforms in this stanza refers to that of soldiers. मतलब सब जो है यहाँ पे soldiers की बात हो रही थी. Uniform मतलब सब वही पहनते हैं. The poet wants to say that we all are, हम सब कैसे हैं, भाई हैं, मतलब हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए. The poet is attempting in this stanza to remove the dash from the earth. क्या उन्हें अर्थ से रिमूव करना है? कास्ट सिस्टम, बॉर्डर्स, ह्यूमैनिटी या पीपल. अच्छाई और लोगों को नहीं हटाना, उन्हें बॉर्डर्स हटाने. वो नहीं चाहते, वो ये बताना चाहते कि हम सब एक जैसे हैं. The message is that the entire earth is one and all the people living on this earth belong to, ये जो जितने भी लोग हैं जो अर्थ में रह रहे हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? अर्थ से, एक ही ह्यूमन रेस से, एक ही कंट्री से या फॉरेन कंट्री से. वो सब एक जैसे हैं. अंडर द फ्लैश दे ऑल आर सेम, मतलब वन ह्यूमन रेस. चूज द एंटोनिम ऑफ फॉरेन. फॉरेन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? नेटिव, मतलब एक ही देश के. अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. So answer any four of the following in about 40 to 50 words each. What name was given to the improved version of Pungi and why? ये जो पुंगी का improved version था उसको क्या नाम दिया गया और क्यों? The improved version of Pungi was called शहनाई. पुंगी के improved version को क्या कहा गया था? शहनाई कहा गया था. It was named so because the instrument was made by a nai barber and was first placed in the Shah's chambers. अब उसको शहनाई क्यों कहा गया था? बिकॉज वो एक नाई ने बनाया था और दूसरा वो सबसे पहले शाह के चैम्बर में प्ले किया गया था, इसलिए उसे शहनाई कहा गया. सो शहनाई इज अ वर्ड coined by joining the two words Shah and Nai. Next is, why did Kezia decide that there were different sorts of fathers? कीजिया ने ये चीज़ क्यों रियलाइज करी, क्यों उसने ये चीज़ सोचा कि नहीं फादर्स अलग अलग तरीके के होते हैं. सो कीजिया's फादर वॉज स्ट्रिक्ट. कीजिया के जो फादर थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. ही डिड नॉट प्ले विद हर एंड पनिश्ड हर फॉर हर फॉलीज. वो कभी उसके साथ खेलते नहीं था, उसकी गलतियों के लिए उसको सजा देते थे. On the other hand, their next door neighbor, Mr. MacDonald, played with his children and had a fun relationship with them. और दूसरी और जो मैकडोनल्ड जो उनके नेबर्स थे वो अपने बच्चों के साथ खेलते थे और उनके साथ बहुत फन रिलेशनशिप था उनका. दिस लेट कीजिया टू इन्फर दैट देयर वर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फादर्स. इससे कीजिया को रियलाइज हुआ कि सारे फादर्स स्ट्रिक्ट नहीं होते, अलग अलग तरीके के फादर्स होते हैं. हाउ डज संतोष डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट? संतोष ने अपनी फीलिंग्स कैसे डिस्क्राइब की जब वो वहाँ एवरेस्ट के एकदम टॉप पे, समिट मतलब एकदम पीक पे पहुँच गई थी. फॉर संतोष इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट. उसके लिए एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था. इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन. जब वो एकदम ऊपर पहुंच गई तो उसको थोड़ा टाइम लगा टू रियलाइज दैट शी हैज़ एक्चुअली रीच द समिट ऑफ द एवरेस्ट. वो उस पूरी जो इनॉर्मिटी मतलब उसकी जो इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ थी ना वो, तो वो उसको सिंक इन करने में उसे टाइम लग रहा था. Then she unfurled the Indian tricolor and held it aloft. तब उसके बाद उसने जो इंडियन ट्राइकलर जो उसका फ्लैग है उसको अनफोल्ड किया, ओपन किया and then she held it aloft. मतलब उसने ऊंचा लहराया उसे. She says that the feeling is indescribable. वो कहती है कि वो फीलिंग वो बयां ही नहीं कर सकती and was truly a spiritual moment. She felt proud as an Indian. Next question. Justify the title The Lake Isle of Innisfree. ये जो चैप्टर का नाम है क्या ये सही है, हमें जस्टिफाई करना है. इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइटल. ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइटल है. इट प्रिपेयर्स द रीडर्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड टू एन आइलैंड नेम्ड इनिसफ्री विच इज़ लोकेटेड ऑन अ स्मॉल लेक. तो ये जो है बेसिकली रीडर्स को प्रिपेयर करता है जहाँ पे उन्हें हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक आइलैंड से जिनका नाम क्या है, इनिसफ्री है, जो कि एक छोटे से लेक पे लोकेटेड है. The poet paints a lovely picture of this peaceful and serene island and about his future life at that island. So, जो पोएट है वो एक बहुत ही अच्छी सी पिक्चर पेंट कर रहा है कि ये जो आइलैंड है कितना खूबसूरत है और आने वाले टाइम में जब वो उस आइलैंड पे रहेंगे तो उनकी लाइफ कैसी होगी. The whole poem is centered around the small island. ये पूरी जो पोम है वो इसी आइलैंड के इर्द गिर्द घूम रही है. So the title is fully justified.
ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलियुग? कलियुग का जो अंत है उसके बारे में पशुपतिनाथ में एक बिलीफ है, वो क्या है? अ स्मॉल श्राइन half protrudes from the stone platform on the banks of river Bagmati. एक स्मॉल श्राइन है, ठीक है, जो टेम्पल का जो टॉप पार्ट होता है ना, तो एक स्मॉल श्राइन है जो कि एक स्टोन प्लेटफॉर्म पे है. कहाँ पे? बगमती में. इट इज बिलीव्ड दैट व्हेन इट शैल इमर्ज फुली, जब वो श्राइन पूरा बाहर आ जाएगा, द गॉडेस इनसाइड इट विल एस्केप एंड देन द इविल पीरियड ऑफ कलियुग विल एंड ऑन अर्थ. तो ये श्राइन जब पूरा बाहर आ जाएगा तो उसके अंदर जो देवी बंद है वो बाहर आ जाएगी, वो भाग पाएगी, और तब जो कलियुग है जो कि एक तरीके से इट्स लाइक अ डीमन, वो अर्थ को छोड़ के चला जाएगा. सो ऐसा पशुपतिनाथ में माना जाता है. अब ये तो हमने जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखे बी हाइव से देखे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द सप्लीमेंट्री रीडर. 3 क्वेश्चंस, वी हैव टू डू 2. वेयर वाज द कैट आफ्टर द फायर? हु ब्रॉट इट बैक एंड हाउ? So the cat had been so frightened by the fire that she had ran over the mile away. वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि वो 1 माइल से आगे दौड़ के चली गई थी. Her collar had the narrator's phone number on it. उसके कॉलर में नरेटर का फ़ोन नंबर था, but the phone were disconnected क्योंकि सब जल गए थे. A kind woman took the cat in and worked hard to find out its owner. एक kind woman जो थी उसने उस कैट को लिया और बहुत मुश्किल से उसके ओनर को ढूंढा. She brought the cat back to the narrator. और finally वो नरेटर के पास कैट को वापस लेके आ गई. Now, do you think the feeling of depression that Johnsy had is common among teenagers? Now this is a very good question. कि जॉन्सी के अंदर एक डिप्रेशन आ गया था जिसमें उसको लगा लास्ट लीव के साथ उसकी भी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. ये जो डिप्रेशन है ये क्या आज की डेट में टीनेजर्स में बहुत कॉमन हो गया है? यस, द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन दैट जॉन्सी हैड इज कॉमन अमंग टीनेजर्स. द टीनेजर्स आर इमोशनल. They may feel depressed due to various reasons such as academic performance, stressful relationship with parents, feeling of inadequacy and peer pressure. So ये है कि हाँ, ये जो डिप्रेशन की फीलिंग है बहुत ज़्यादा कॉमन है. जो टीनेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं और बहुत सारे रीजंस के लिए कर सकते हैं, जैसे कि एकेडमिकली पढ़ाई में वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, या उनके पेरेंट्स के साथ उनकी बहुत स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप है, या उनको दोस्तों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है किसी चीज़ को लेके, या फिर उन्हें लग रहा है कि वो जो हैं दे आर नॉट इनफ. सो दैट्स वाई ये जो फीलिंग है डिप्रेशन की, दैट इज़ वेरी कॉमन अमंग टीनेजर्स. सो नाउ द थर्ड क्वेश्चन, व्हाई वाज द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस डिसमेंटल्ड? जो हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू थी उसको डिसमेंटल क्यों कर दिया गया, पूरा क्यों तोड़ दिया गया? द हैप्पी प्रिंस हैड गिवन अवे द प्रेशियस स्टोन्स एंड गोल्ड लीव्स दैट अडोर्न्ड हिज स्टैच्यू. हैप्पी प्रिंस ने अपने पूरे जो जितनी भी उसकी स्टैच्यू की जो बहुत ही ब्यूटी थी उसने उसको हटा दिया. उसने पूरे गोल्ड लीव्स को हटा दिया, उसने प्रेशियस स्टोन्स को जो है सबको बांट दिया. ही लुक्ड क्वाइट शैबी. अब वो कैसा दिख रहा था? बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा था. द मेयर ऑफ द टाउन थॉट दैट ही liked, he looked like a beggar. मेयर को क्या लगा कि अब ये तो एक भिखारी की तरह दिख रहा है. So they decided to dismantle his statue because they thought that anything which is not beautiful is not useful. इसलिए उन्होंने क्या किया, हैप्पी प्रिंस की जो स्टैच्यू थी उसको डिसमेंटल कर दिया. क्यों? क्योंकि उनके लिए अब वो उनकी प्लेस का ब्यूटी नहीं बढ़ा रही थी. उनके लिए एनीथिंग विच वॉज नॉट ब्यूटिफुल वॉज नॉट यूजफुल. So now let's start with the long answer type questions. The question number 1 here is, it should be our aim to help the suffering humanity. We have to discuss this. The best deed to do is to serve humanity. अगर आप जिंदगी में कोई बहुत अच्छा काम कर सकते हो, that is what? To serve humanity. The happy prince could see the sufferings of the people and wanted to help them. Happy prince लोगों की परेशानियां देख पा रहा था and that is why he wanted to help them. But he was not able to help others in his immobile condition. लेकिन वो चल नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था, इसी को बोलते हैं immobile condition, और इसीलिए वो दूसरों की मदद नहीं कर पा रहा था. So now in order to help the people, he requested the swallow to stay with him. उसने क्या किया, उसने swallow से रिक्वेस्ट किया कि वो उससे आके उसके पास रहे. The swallow conceded to his request, और swallow जो था वो उसकी रिक्वेस्ट को मान गया.
द हैप्पी प्रिंस एंड द स्वेलो हेल्प द सफरिंग पीपल एज मच एज दे कुड. उन दोनों ने मिलकर लोगों की बहुत मदद करी. द हैप्पी प्रिंस गेव अवे ऑल प्रेशियस स्टोन्स एनग्रेव्ड ऑन हिज स्टैच्यू टू हेल्प अदर्स. उसने अपनी स्टैच्यू पे लिखे जितने भी प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड लीव्स थी, वो सब दूसरों को दे दी उनकी हेल्प करने के लिए. On the other hand, the swallow sacrificed his life in the services of others. Swallow ने भी अपनी लाइफ को sacrifice कर दिया दूसरों की मदद करने के लिए. He was obedient to the happy prince till his death. वो उस happy prince की death मतलब अपनी death तक जो है happy prince के लिए obedient था. God also applauded their deeds and gave them a place in heaven. God ने भी उनकी deeds को, उनके कर्मों को बहुत ज़्यादा सराहा, उनको heaven में जगह दी. So, like the happy prince and the swallow, we should help the suffering humanity. It should be our aim to help the suffering people who are in dire need of help. तो happy prince और swallow की तरह हमें भी जो लोग सफ़र कर रहे हैं उन लोगों की मदद करनी चाहिए, और जो कि in dire need of help का मतलब होता है जो लोग बहुत ज़्यादा मदद के लिए needy हैं. Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Why does the world remember Einstein as a world citizen? So the answer here is Einstein disliked the authoritarian order of the world. When the Nazis came to power in Germany, Einstein emigrated to the United States. So Einstein को जो एकदम जो authoritarian power होता था ये पसंद नहीं था, इसलिए जब नाजीज जो थे वो जर्मनी में आए, आइंस्टीन जो था वो यूनाइटेड स्टेट्स चला गया. When the Americans dropped atom bombs on Hiroshima and Nagasaki in August 1945, Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction. जब अमेरिकन्स ने हिरोशिमा नागासाकी 14th मतलब अगस्त 1945 में जब उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला था वहाँ पे, एटम बॉम्ब डाला था जब वहाँ पे, तब आइंस्टाइन जो था बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे. ही वॉज लाइक कि कितना डिस्ट्रक्शन कोई कर सकता है. He wrote a public message to the United Nations. तो उन्होंने एक पब्लिक मैसेज लिखा था यूनाइटेड नेशंस को, proposing the formation of a world government. तो उन्होंने क्या बोला? एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए. He launched an agitation to bring an end to arms build-up. He campaigned for peace and democracy. So when Einstein died in 1955, he was celebrated as a world citizen. तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि नहीं, हमें एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए जहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, जहाँ सब लोग साथ मिलकर रहना चाहते हैं. उन्होंने पीस और डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग की. इसलिए जब उनकी डेथ हुई थी 1955 में, तो उन्हें वर्ल्ड सिटीज़न के नाम से सेलिब्रेट किया गया था. मतलब हर किसी ने उनको, उनकी जो है मतलब उनकी डेथ पे हर किसी ने शोक मनाया था. बट they all were proud of him. Why? Because he was a world citizen. He wanted the world to be a single unit. Next है हमारी जो supplementary reader है उसके questions. Sergey said, I am happy that my words have taken effect. Why did he say so? Was he right in saying this? Lashkov told Sergey that he was forced to lie and beg because he was unable to get any job. लश्कोव ने सर्जी को बताया कि वो उस फोर्सफुली वो बैग करता है क्योंकि उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी. So सर्जी told him that he would chop wood for him. तो सर्जी ने उसे बोला कि तुम मेरे लिए लकड़ी काट सकते हो. Lashkov agrees and Sergey asks his cook Olga to take him to the woodshed and let him chop wood. लश्कोव जो है वो हामी भरता है और सर्जी अपने कुक को बोलता है जिनका नाम ओल्गा होता है कि भैया इसको वुडशेड में लेके जाओ, वहाँ पे ये लकड़ी काटेगा. After Lashkov chops wood, Sergey paid him half a ruble and asked him to come back on the 1st of the next month for more work. फिर जब उसका लकड़ी काटना हो जाता है तब वो उसको क्या बोलता है कि अगले महीने की पहली तारीख को आना, और उसको वो हाफ रूबल दे देता है as payment. Lashkov came back on the 1st of the month and was again paid half a ruble for his work. वह फिर से अगले महीने आता है 1 तारीख को और फिर उसको सेम पेमेंट मिलती है. After that, he often visited Sergey's house and always work would be found for him. उसके बाद वो उनके घर में आता रहता था और उसके लिए कोई ना कोई काम निकल ही आता था. Sometimes he would shovel snow, put the woodshed in order, beat the dust out of rugs and mattresses and so on. तो वो हाउस के जो बेसिक काम होते थे वो करता था. Every time he received 20 to 40 kopecks for his exertion.
when Sergey was moving into another house, he called Lashkov to help him packing. जब वो दूसरे घर शिफ्ट होता था तब उसने पैकिंग में भी हेल्प करी. This time Lashkov was sober when he came. इस बार जो लश्कोव था उसने ड्रिंक नहीं किया हुआ था, वो सोबर था. Sergey was happy to see him in such a state. वो उसको ऐसे देख के बहुत खुश था. He gave him 1 ruble and said that he was happy that his words had taken effect. तब उसने उसे 1 रूबल दिया और बोला मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो वर्ड्स हैं उसने तुम पे असर दिखाया है. Last question. Why did the narrator often visit his old school? How did his old teachers encourage him? वो बार बार अपने पुराने स्कूल क्यों जाता था? उसकी जो टीचर्स थी उन्होंने किस तरीके से उसको encourage किया? The narrator had joined high school after finishing his junior high. Junior high के बाद उसने high school join किया. He was the head of his class in old school and he felt strange on starting over as a freshman. अब क्या हुआ, अपनी क्लास का तो वो हेड था, अब वापस उसको एक नए स्कूल में एज अ फ्रेशमैन स्टार्ट करने में बहुत अजीब लग रहा था. His closest friends were sent to a different high school. उसके जो सबसे ज़्यादा जिगरी यार थे वो सब अलग अलग स्कूल में चले गए. So he felt isolated. तो उसको अकेलापन लगने लग गया and missed his old school and his teachers. अब वो अपना पुराना स्कूल और अपने टीचर्स को बहुत ज़्यादा मिस करने लगा. So he visited them regularly. इसीलिए वो regularly आता था. His old teachers encouraged him to get involved in school activities and told him that if he tried to adjust himself, then he would end up loving his new school more than he loved his old one. फिर उसके टीचर्स ने बोला कि अगर तुम मतलब स्कूल की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करोगे, वहाँ के लोगों से अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाओगे, तो तुमको वो नया स्कूल पुराने स्कूल से भी ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा. तो वो उसको एनकरेज करते थे. And that is it. Here we are done with sample paper 4 and I'm going to soon be back with sample paper 5. अब ये सारे जो सैम्पल पेपर के सोल्यूशन हैं ये आपको पता है that all these answers are already with you. Why? Because जो पूरा NCERT का सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है एंड यू हैव द नोट्स. आपको सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स के थ्रू आप वो नोट्स भी ले सकते हो. यू नो दिस राइट. So if in case you feel कि नहीं मैम I want these answers right in front of me, like जिसको मैं कभी भी रिविजन के लिए यूज़ कर सकूँ, so just go ahead and get the notes done. Like you just have to go and apply for the notes and that is it. So here we are all sorted. I'm going to see you very soon with sample paper 5. Take care of yourself, stay hydrated, keep yourself happy and remember, just stay positive. Take care. Bye.